राहुल गांधी कहते हैं कि बीजेपी जो है अपने आप में इलेक्शन जीत नहीं सकती है। महाराष्ट्र में मैच फिक्सिंग हुई है और अब बिहार में भी यही होगा। दिक्कत राहुल गांधी जी की यह है कि जब उनको हार दिखती है तो ईवीएम दिखता है, हार दिखती है तो उनको इलेक्शन कमीशन दिखता है, लेकिन हार दिखती है तो जनता के नकारे हुए शब्द नहीं दिखते हैं। अगर फिक्सेशन होता तो हिमाचल में भी हम सरकार बनाते, फिक्सेशन होता तो हम कर्नाटका में भी सरकार बना लेते, फिक्सेशन रहता तो बंगाल में भी हम सरकार बना लेते। जो ब्रिज गिरा उसमें आपने क्या कार्रवाई की, तो लोग जानना चाह रहे हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव तो हमेशा कह रहे हैं कि भाई ये सब जो कुछ भी हो रहा है इनके रिजिम में हो रहा है। मैं पूछता हूँ तेजस्वी यादव जी से, अगर आपने विभाग की रिव्यू किया होता तो 1.5 साल आपके पास फाइल पड़ा हुआ था, आपने एक लाइन भी उस पर क्यों नहीं लिख पाए? हिम्मत नहीं हुई, या आपने निर्णय लेने की क्षमता नहीं थी, या आप इस चीज़ को सीरियसली नहीं ले रहे थे? बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर मजबूत करना है तो आगे बढ़ के डिसीजंस लेने होंगे, और ऐसे कोई भी लोग जो अगर दोषी हैं तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई। लेकिन हमने सस्पेंड किया 3 लोगों को। बीजेपी में कोई स्ट्रॉन्ग फेस क्यों नहीं है अभी तक? भाजपा की खूबसूरती यही है, जिसको कमल निशान देके आगे भेज देगा वो नेतृत्वकर्ता बन जाता है। अगर इलेक्शन जीत जाते तो मुख्यमंत्री नीतीश जी ही बनेंगे? निश्चित रूप से उनके फेस पे हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं, उनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आपको उम्मीद है कि एक दिन बीजेपी का मुख्यमंत्री बिहार में होगा? उम्मीद के तो दुनिया कायम है। Namaste, Jai Hind. You're watching or listening to another edition of the ANI podcast with Smita Prakash. This episode is being filmed in Patna, Bihar. My guest, Nitin Nabin. He's the Minister of Road Construction in Bihar and also the BJP state in charge for Chhattisgarh. I'm being joined by my colleague Mukesh in this podcast. नितिन नवीन जी, थैंक यू, आप पॉडकास्ट में आए। पहले तो मैं पूछना चाहती हूँ कि रोड कंस्ट्रक्शन को लेकर, निर्माण को लेकर, रोड निर्माण को लेकर रूरल एरियाज़ में आपका कितना फोकस रहा है? देखिए, बेसिकली बिहार में अर्बन रूरल रोड्स और पथ निर्माण अलग है, लेकिन डेफिनेटली रोड्स जो है फेस होता है किसी भी राज्य का। और जहाँ तक माननीय मुख्यमंत्री जी का शुरू से ध्येय रहा सड़क के क्षेत्र में, तो बड़े पैमाने पे हम लोगों ने MDR के रोड को SH में कन्वर्ट किया। जो मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स होते थे उसको स्टेट हाईवे में कन्वर्ट किया, और स्टेट हाईवे से नेशनल हाईवे में हम लोगों ने कन्वर्ट किया। तो आज के डेट में किसी भी ब्लॉक में पहुंचने के लिए जो कनेक्टिविटी होनी चाहिए मेजर्स रोड से, वो सारे कनेक्टिविटी जो माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री संपर्क योजना लाए थे, उससे सभी प्रमुख सड़कों को टोला से जोड़ने का, जो बहुत पहले स्कीम आई थी 10 साल पहले। और आज यही कारण है कि हर छोटे छोटे गांव को भी संपर्क पथ से जोड़ दिया गया, और संपर्क पथ से मुख्य जो हमारा MDR मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड है उससे जोड़ा गया, और मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड से SH और NH को जोड़ा गया है। तो बिहार में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर्स को, चाहे वो रूरल हो, चाहे आप अर्बन कर सकते हैं, और या फिर NH और SH कर सकते हैं, बहुत ही स्ट्रेंथन हुआ है। जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर एक समय 2500 किलोमीटर के भी नीचे होता था NH का, आज करीब 6000 किलोमीटर से ऊपर की NH की सड़कें हैं। तो डेफिनेटली ये NH जो कन्वर्जन है वो मेजर डिस्ट्रिक्ट से SH और NH के रूप में कन्वर्ट हुआ है। जो आए दिन मीडिया में हम देखते रहते हैं कि पुल गिर गया, रोड ख़राब हो गया। आज आपके इस फोरम से बताते हुए बड़ी खुशी है। 2 चीज़ें मैं बताऊंगा। ब्रिज, एक मेगा ब्रिज जिसकी चर्चा काफ़ी होती है, उसके डिज़ाइन को लेके जो भी चीज़ें थी उसको हम लोगों ने स्वीकार किया, उस पर काम भी किया। लेकिन बिहार देश का पहला राज्य है। 2021 में जब मैं मंत्री बना, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे ब्रिज मेंटेनेंस पॉलिसी का शुरुआत किया, और पिछले ही कैबिनेट में बिहार पहला राज्य है जिससे रायपुर रोड कांग्रेस में कहा था। रायपुर में जब रोड कांग्रेस की बैठक हुई थी तो उसमें ये तय हुआ था कि हम अपना मेंटेनेंस पॉलिसी लेके आएंगे, और बिहार ने अपना ब्रिज मेंटेनेंस पॉलिसी लाया है। यानी हम पूरे ब्रिज का अपना हेल्थ कार्ड, भविष्य में उसमें क्या क्या हमको डेवलपमेंट करने हैं, क्या क्या समय समय पर उसमें ध्यान रखना है। और आज के डेट में जो हमारी लंबे समय की ब्रिजेज हैं, निश्चित रूप से उनको अगर हम हेल्थ इंडेक्स बना के रखते हैं तो समय समय पर उसमें जो डेवलपमेंट है, उसके मेंटेनेंस में जो चीज़ें करनी है वो हम कर सकते हैं। और जहाँ रोड की बात कर रहे हैं, बिहार का जो OPRMC पॉलिसी है, जिसमें हम 13,000 किलोमीटर की सड़कों को मेंटेन करके रखते हैं, यही तो बिहार की USP है कि हमारी जो रोड हमने बनाया उसको मेंटेन करके रखा है। लेकिन अभी हमारे पूर्व के कई वक्ताओं ने स्पष्ट कहा कि हम कहाँ से चले थे और कहाँ पहुँचे। इस बात को तो जरूर आकलन करना पड़ेगा। बिहार में पगडंडियों से लोग जाते थे अपने ब्लॉक तक, आज मुख्यमंत्री जी की देन है कि आज सब जगह संपर्क पथ है।
हम जब एसएच की और एनएच की बात करते 2,500 2 लेन की सड़कें हमारे एनएच की होती थी। आज हम एक्सप्रेसवे की कल्पना 6 एक्सप्रेसवे बिहार को नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में मिल रहा है। तो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जिस प्रकार से स्ट्रेंथन हुआ, आपने देखा होगा, यही महात्मा गांधी सेतु जिसकी चर्चा पूरे देश में होती थी कि महात्मा गांधी सेतु में हमेशा काम लगा रहता है। माननीय प्रधानमंत्री जी जब 2015 में आए तो महात्मा गांधी सेतु को देखा और उन्होंने कहा कि नहीं, इसको हम बनाएंगे भी और नया महात्मा गांधी सेतु बनाएंगे। आज गंगा पे केवल पटना राजधानी जिले के अंदर 6 मेगा ब्रिज बन रहा है। यानी उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार जो अपने आप में एक 9 से लोग जाते थे, या तो अगर महात्मा गांधी जाम हो गया तो 9 से पटना से उधर जाना पड़ता था। आज वो स्थिति नहीं है। आज 28 लेन की ब्रिजेज बनने की सब प्रक्रिया में है और बहुत कुछ तो बन चुका है। मुख्यमंत्री जी ने 6 लेन की कल्पना को साकार किया। तो कहीं ना कहीं उत्तर बिहार दक्षिण बिहार जो एक दूरी होती थी सर, लोग पहले किलोमीटर में सोचते थे कितना किलोमीटर जाना होगा, घंटों में 6 घंटा 8 घंटा। आज पटना डोभी बनने के बाद 1.5 घंटे में हम पटना डोभी पहुंच सकते हैं। आज आप नॉर्थ बिहार चले जाइए, नॉर्थ बिहार की सड़कें अपने आप में स्ट्रेंथन थी। पिछले 5 वर्षों में साउथ बिहार की सड़कें भी उतनी ही स्ट्रेंथन। तो मैं तो ये कह सकता हूँ कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में नीतीश कुमार का जो विजन था उसको नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से एडिशन किया नितिन गडकरी जी के नेतृत्व में, आज बिहार का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी पॉलिसी, उसके रिफॉर्म्स निश्चित रूप से देश के लिए नाजीर है। नितिन जी, रोड बनी है तो सबको जानते हैं और दिख भी रहा है कि बनी है, लेकिन जो करप्शन के सवाल आपके अपोजिशंस उठा रहे हैं, जो ब्रिज गिरा उसमें आपने क्या कार्रवाई की, जो उसका कॉन्ट्रैक्टर था उस पर क्या कार्रवाई हुई, ये तो लोग जानना चाह रहे हैं। क्योंकि तेजस्वी यादव तो हमेशा कह रहे हैं कि भाई ये सब जो कुछ भी हो रहा है इनके रिजिम में हो रहा है, हमारे रिजिम में तो ऐसा कुछ हुआ नहीं था। न्यायालय ने भी फटकार लगाई थी। मैं बता रहा हूँ, मुझे उस फाइल को मैं देखा भी हूँ और जिस समय ये चीज़ें हुई थी उस पूरे कल्पना के समय और उसके डिजाइन्स के भी पार्ट, मैं ही उस समय मंत्री था जब मैंने इसके डिजाइन की जांच के लिए कहा था। 1.5 साल तक तेजस्वी यादव मंत्री बन के बैठे। क्यों नहीं तेजस्वी यादव ने डिजाइन पर उस पर कार्रवाई करने के लिए? हाई कोर्ट खुद मॉनिटर कर रहा था। हाई कोर्ट ने जो निर्देश दिए उस निर्देश के आलोक में डिपार्टमेंट ने भी काम किया और डिपार्टमेंट ने उसकी सहमति दी कि डिजाइन के चेंजेज करा के, जो आईटी दिल्ली और आईटी रुड़की का जो डिजाइंस का बेटिंग होता है वो बेटिंग करा के हम लोगों ने मंगवाया और अब वो काम शुरू भी हो गया है। तो मेरा ये कहना है कि जो एजेंसी है, एजेंसी को भी स्पष्ट रूप से जो पेनाल्टी होना कि नहीं, आपको अपने कॉस्ट पे इसको बना के देना होगा, ये नहीं। और जो दीवार के विषय हैं निश्चित रूप से उसको कोई नया काम नहीं दिया जाएगा जब तक वो हमारे इस काम को कंप्लीट। तो पनिशमेंट तो इसी को कहते हैं ना। और मैं पूछता हूँ तेजस्वी यादव जी से, अगर आपने विभाग की रिव्यू किया होता तो 1.5 साल आपके पास फाइल पड़ा हुआ था, आपने एक लाइन भी उस पर क्यों नहीं लिख पाए? हिम्मत नहीं हुई, या आपने निर्णय लेने की क्षमता नहीं थी, या आप इस चीज़ को सीरियसली नहीं ले रहे थे? बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर मजबूत करना है तो आगे बढ़ के डिसीजंस लेने होंगे और ऐसे कोई भी लोग जो अगर दोषी हैं तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई। लेकिन हमने सस्पेंड किया 3 लोगों को, 3 लोग सस्पेंड हुए पिछले 2 महीने के अंदर। तो मेरा ये कहना है कि जो कार्रवाई करना है कार्रवाई भी करेंगे और बिहार की प्राथमिकता है, जनता की प्राथमिकता है कि काम हो तो काम भी कराएंगे। लेकिन ये आप मानते हैं कि चिंता का विषय है, क्योंकि हजारों करोड़ों की लागत से आम लोगों के पैसे हैं, इस तरीके से अगर ब्रिज गिर जाएंगे, ठीक है, जांच होती रहेगी। मैं मुकेश जी मैं बता रहा हूँ, एक ब्रिज की बात आई थी, अगवानी की ब्रिज, जो 2015 में जिसकी डिज़ाइन को लेके विषय बना और बाद में ये 21 में पहली बार गिरा था। उसके डिज़ाइन की पूरी बेटिंग कराई गई, डिज़ाइन में फॉल्ट पाया गया, डिज़ाइन से रिलेटेड जो कंसल्टेंट है उनको ब्लैक लिस्टेड करके हटाया गया और साथ में जो हाई कोर्ट के निर्देश थे कि पेनाल्टी के रूप में उसी कंपनी से विदाउट पेमेंट काम कराया जाए। तो सरकार का या जनता का एक भी पैसा एक्स्ट्रा नहीं लगाकर उसी पैसे से उनको काम करना है। बीजेपी में कोई स्ट्रॉन्ग फेस क्यों नहीं है अभी तक? जैसे तेजस्वी हैं या फिर राहुल गांधी जो हैं, जब वो भी आते हैं वो भी बात करते हैं, एक फेस है कांग्रेस पार्टी का कम से कम कि हाँ, जब बीजेपी होती है तो वही मोदी जी, 15 साल से मोदी जी की ही फेस पे चल रही है पार्टी। जी आप तो दिल्ली की राजनीति को भी देखे हैं, जब 2013 में फेस आने की बात हुई थी तो लोग कहते कि बिहार देश में भाजपा के पास लीडरशिप, तो गैलेक्सी ऑफ लीडरशिप है, लेकिन कोई लीडर आगे नहीं आ सकता है। भाजपा की खूबसूरती यही है, जिसको कमल निशान दे के आगे भेज देगा वो नेतृत्वकर्ता बन जाता है। हमने कई उदाहरण पेश किए, खट्टर जी से लेकर आज हमारे भजन लाल जी हों, जिसको भी भाजपा ने अपना कमल निशान दे के भेजा है, वो नेतृत्व किया है। और बिहार एक कोलिशन स्टेट है, यहाँ पर हम कोलिशन में काम करते हैं नीतीश कुमार के नेतृत्व में, लेकिन सुशील मोदी जैसा स्ट्रांग लीडरशिप भी रहा
जिसने इस राज्य के फाइनेंशियल ग्रोथ को स्ट्रेंथन किया, जो नीतीश कुमार भी मानते हैं। बिहार का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर नंदकिशोर यादव जी की शुरुआत की हुई है और नीतीश कुमार के नेतृत्व में आज स्ट्रेंथन हुआ, तो आज दिख भी रहा है। तो लीडरशिप केवल अपने पार्टी के एकल पद को भरने के लिए नहीं होता है, लीडरशिप परफॉर्मेंस के आधार पे होता है। आज भाजपा के कई ऐसे लीडर्स हैं जो अपने परफॉर्मेंस के आधार पे गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं। चिराग पासवान का उठना और वो हर जगह इलेक्शन लड़ेंगे, क्या मैं फर्क पड़ने बहुत वाला अच्छा है? हमारे अध्यक्ष जी ने कहा है, लोकतंत्र में सभी पार्टियों को अधिकार है अपने अधिकार को बढ़ाने का, अपने वर्चस्व को, अपने जनाधार को बढ़ाने का। एक पार्टी होने के नाते उनके कार्यकर्ताओं ने जो उनको कहा है, निश्चित रूप से उनको सोचना चाहिए। लेकिन एक बिहार के विकास को लेकर जब वो बात करते हैं तो खुद कहते हैं कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में विकास होगा। और अभी हम लोगों ने तो दिखाया लोकसभा चुनाव में किस प्रकार से सारे डिस्कशन के बाद हम लोग एक फोरम पे बैठे और डिसीजन लिया, और सब लोगों ने डिसीजन के साथ हम लोग चुनाव लड़े। तो अगर इलेक्शन जीत जाते तो मुख्यमंत्री नीतीश जी ही बनेंगे? निश्चित रूप से उनके फेस पे हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं, उनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट किया हुआ है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे। तो देखिए, ये तो चीज़ें इसलिए है, बहुत अच्छा बात अभी अशोक जी भी कह रहे थे कि आप हमारे से पॉलिसी में क्यों नहीं डिबेट करते हैं, आप हमारे डेवलपमेंट पे क्यों नहीं डिबेट करते हैं, आप इस पे डिबेट करते हैं। नीतीश जी का उम्र हो गया, नीतीश जी का ये, अरे नीतीश जी ने आज भी, हम लोग आज डबल डेकर का सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार की जनता को दिया। एक एक चीज़ों को मॉनिटरिंग कर रहे थे कि यहाँ से कब मल्टी लेवल पार्किंग से पीएमसीएच से कब जुड़ेगा, मेट्रो से कब जुड़ेगा। आप तो बहुत यंग होने की दम भरते हैं, 4 डिपार्टमेंट लेके बैठे थे। मैं मुकेश जी तो काफ़ी बिहार घूमते हैं, बताइए कितनी सड़कों को जाकर खुद उसका भौतिक निरीक्षण किया होगा तेजस्वी यादव में। एसी रूम से बाहर नहीं निकल पाते हैं गर्मी में, बरसात में भी छाँव चाहिए। तो जो व्यक्ति आज 74 की उम्र में भी अगर काम कर रहा हो तो निश्चित रूप से उसको हैट्स ऑफ करना चाहिए। केवल सवाल दागने से पहले खुद कितने मेहनत कर सकते हैं उसके बारे में बताना चाहिए। नितिन जी, आप लोग तेजस्वी को लेकर कहते हैं, सवाल उठाते हैं, लेकिन सबसे पहला टारगेट आप बिहार में हैं अपोजिशंस के। जब परिवारवाद की बात आती है तो आपको भी कहते हैं। नीतीश जी भी विधानसभा में उठकर बोले थे, अरे तुमको तो तुम्हारा बच्चा है, तुम्हारा पिता हमारा दोस्त था। तो ऐसे में आप कैसे डिफेंड कीजिएगा? मेरी भूमिका बहुत स्पष्ट है। मैं पिताजी, मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं एक्सीडेंटल पॉलिटिक्स में आया हूँ। मेरे फादर के डेथ के बाद जो परिस्थितियाँ बनी, पार्टी ने निर्णय किया। मैं पिछले 19 वर्षों से विधायक हूँ, पार्टी के वर्किंग के संगठन में भी वर्किंग की। एक होता है कि आप उसी से आए और फिर उसी के आधार पर बढ़ रहे हैं, और एक होता है कि आपने अपने बल पर भी कुछ मुकाम और संघर्ष करके बनाया। मैं ये कहता हूँ, तेजस्वी यादव जी 1.5 साल मौका मिला था। उस दिन ये बात खत्म हो जाती कि आप केवल लालू जी के बेटे हैं, जिन 1.5 साल आप बिहार की जनता के लिए विकास के एजेंडे पर बढ़ के काम करते। आपको जब मौका मिला 4 विभाग लेके बैठे, लेकिन विभाग में आरक्षण की बात करते। अपने विधायकों को तो पूरा अधिकार दिया नहीं, कहाँ से आप अधिकार किसी और को दे पाएंगे। तो मैं ये कहता हूँ, जहाँ तक आपने जिस चीज़ की चर्चा की, एक होता है पॉलिटिक्स में मैं भी आया हूँ, निश्चित रूप से एक्सीडेंटल पॉलिटिक्स में पिताजी के, लेकिन आज मैं 19 साल के अपने सफ़र में ये जरूर कह सकता हूँ कि मैंने भी पार्टी के लिए संघर्ष करके कुछ काम करके खड़ा किया है, इसीलिए पार्टी ने मुझे आज यहाँ बैठाया है। लेकिन तेजस्वी यादव जी, आपका परिवार और पूरा परिवार केवल इसी आधार पर बढ़ रहा है कि लालू जी के आप परिवार हैं। कुछ आगे बढ़ के कीजिए ना, आप युवा हैं, मौका मिला है, कुछ करके दिखाइए। जब हाउस चलता है तो हाउस में आप नज़र नहीं आते हैं, सदन में जनता के सवाल नहीं उठाते हैं, उस समय आप घर में बैठते हैं और सदन के बाद बोलते हैं कि मैं जवाब सवाल करने की चुनौती देता हूं। तो जवाब सवाल का तो सबसे बढ़िया फोरम होता है विधानसभा, जो पूरे राज्य की जनता देखती है। उस समय क्यों नहीं नजर आते हैं? तो मेरा ये मानना है कि तेजस्वी जी जिस चीज़ का आप आरोप लगाते हैं मैं उसको स्वीकार भी करता हूं, लेकिन मैंने अपने परिश्रम और मेहनत के बल पर कुछ न कुछ कदम चले हैं, इसके आधार पर जनता चुनती है। राहुल गांधी कहते हैं कि बीजेपी जो है अपने आप में इलेक्शन जीत नहीं सकती है, महाराष्ट्र में मैच फिक्सिंग हुई है और अब बिहार में भी यही होगा। आपको याद होगा क्रिकेट की दुनिया में जब पूरी तरह से कांग्रेस सरकार चलाती थी, उस समय से ये फिक्सेशन का खेल शुरू हुआ था। क्रिकेट में जो शब्द हम लोग सुनते थे, मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी उस मनोदशा से बाहर नहीं निकल पाए। अगर फिक्सेशन होता तो हिमाचल में भी हम सरकार बनाते, फिक्सेशन होता तो हम कर्नाटका में भी सरकार बना लेते, फिक्सेशन रहता तो बंगाल में भी हम सरकार बना लेते, और अगर फिक्सेशन ही होता तो आपके जो कुछ आंकड़े जो 100 के नज़दीक पहुंच गए लोकसभा में, आप वहां भी नहीं पहुंच पाते। तो दिक्कत राहुल गांधी जी की यह है कि जब उनको हार दिखती है तो ईवीएम दिखता है, हार दिखती है तो उनको इलेक्शन कमीशन दिखता है,
लेकिन हार दिखती है तो जनता के नकारे हुए शब्द नहीं दिखते हैं। अगर जनता ने नकारा है तो उससे सीख लीजिए, तो आपको ईवीएम को दोष देने का मौका नहीं मिलता। अच्छा नितिन जी, आप उसी डिपार्टमेंट को लीड कर रहे हैं जो कभी तेजस्वी यादव करते थे, तो उस आरजेडी पे हो या तेजस्वी यादव पे एलिगेशन लगते हैं कि इन लोगों ने करप्शन किया, लूट खसोट किया पार्टी में, तो 1.5 साल वो रहे तो क्या कुछ मिला? क्योंकि आप लोग जब सरकार में आए थे तो बोले थे कि बहुत लूटा गया है, कई एलिगेशंस लगे, तो कुछ मिला कि नहीं? माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिन जिन डिपार्टमेंट पे जो जो योजनाएं थी, उन योजनाओं को जहां भी जांच किया है उस सबको कैंसिल कराया, उस पर जांच सिस्टम बैठाया। पथ निर्माण के दृष्टि से मैंने भी विभाग, जब विजय सिन्हा जी देखे, विजय सिन्हा ने कई निर्णय लिए। उस समय में जितनी कुछ योजनाएं थी जहां पर उनको मैल प्रैक्टिस दिखा उसको कैंसिल भी किया, उस पर जाँच भी के भी आदेश दिए। तो ये बेसिकली जो काम करने का तरीका है तेजस्वी, अगर डिपार्टमेंट को अगर आगे बढ़ाना होता तो आपके वर्किंग दिखते ग्राउंड पे, आप ग्राउंड पे दिखे नहीं, ऑफिस में बैठे नहीं, तो आप थे कहाँ? तो ये तो सवाल उठेंगे कि आप मैनेजमेंट कर रहे थे। अगर मैनेजमेंट नहीं करते होते तो ग्राउंड पे दिखते। एक सवाल ऑडियंस से लेते हैं, फिर आपके पास आते हैं, बताइए। मेरा नाम सुहाना वर्मा है और मेरा सवाल आपसे ये है कि आप मानते हैं कि बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो रहा है, लेकिन क्या आप मानते हैं कि सड़क निर्माण में ठेकेदारी व्यवस्था में भ्रष्टाचार एक गंभीर समस्या है और ग्रामीण सड़कों में अक्सर घटिया सामग्री का इस्तेमाल होता है? इसे रोकने के लिए विभाग क्या करता है? देखिए, एक चीज़ है जो ये एक शब्दावली है करप्शंस, मेरा मानना है कि जब आप टेंडर्स करते हैं उसकी प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को अगर आप जिस प्रकार से अब के दिनों में पूरी बिडिंग की एक प्रक्रिया है, ऑनलाइन टेंडरिंग होती है, आपको अपने पेपर्स फिल्ड करने होते हैं, उसके बाद इंजीनियर्स की पूरी कमेटी होती है जो सेक्रेटरी लेवल पे उसको निर्णय होता है। तो मेरा कहना है अब ये चीज़ें, मतलब एज ए इंफ्रास्ट्रक्चर डिपार्टमेंट में रोड्स की बात कर रहा हूँ, लेकिन ये जो ठेकेदारी वर्ड है ये कहीं ना कहीं मैनिपुलेटेड भी वर्ड है। मेरा ये मानना है कि जो लोग उसमें करते हैं वो पकड़े भी जाते हैं। जब इंजीनियर्स किसी को बिना पेपर के उसको अगर स्वीकृति दे देता है तो कई बार वैसे इंजीनियर्स घेरे में आते हैं, चाहे वो आरओ में क्वालिटी का और जो मटेरियल्स की बात है। अब धीरे धीरे सभी डिपार्टमेंट में विजिलेंस के भी जो उड़न दस्ता हम लोग बोलते हैं, हर जगह योजनाओं में जब कंप्लेन आता है तो सीधे उड़न दस्ता जाकर उस पर जाँच करता है और फिर कार्रवाई। अभी हम लोगों ने पथ निर्माण में पिछले बार भी जो हम लोग थे तो कंट्रोल एंड कमांड रूम से हम लोगों ने पूरी तरह से हर योजना पे जो पब्लिक ग्रीवांस आते हैं रोड्स के सेक्टर्स में उसको हम डायरेक्ट देखते हैं और उसके बाद उस पर मॉनिटरिंग भी होती है। और कई बार ऐसे जांच के जो बिंदु जो आपने उठाया है सही भी पाए जाते हैं और निश्चित रूप से करवाई जाते हैं, लेकिन ये सतत प्रक्रिया है। अगर हम कह देंगे कि आज 100% प्रूफ हो गया तो ये भी गलत है, और मैं ये कहूँगा कि 100% यही हो रहा है, ऐसा नहीं है। अगर वैसा होता तो क्वालिटी इतनी मेंटेन नहीं होती। एक और सवाल है ऑडियंस का। आई एम आयुषी सिन्हा। मेरा सवाल ये है कि मैं एक्चुअली स्टूडेंट हूँ और मैं डेली 20 to 25 किलोमीटर्स ट्रैवल करती हूँ। सो आपके जो लोकल, जैसे सड़क निर्माण की बात कही आपने, तो मैं लोकल सड़कों की बात करना चाहूँगी कि वहाँ पे बिल्कुल लोकल सड़कें तो बिल्कुल ख़राब है, मतलब उसकी व्यवस्था के कारण बहुत सारी दिक्कतें आती है लोकल पीपल को। आपने निर्माण तो करवा दिया हाईवेज एंड ऑल की, बट फिर भी जो लोकल है जहाँ ज़्यादा लोग ट्रैवल करते हैं वहाँ पर तो आपने कुछ ठीक नहीं करवाया। मतलब रोड बनती है टूटती है, बनती है टूटती है, उससे लोकल लोग को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, व्हीकल प्रॉब्लम्स भी होती है बहुत। ये लास्ट माइल कनेक्टिविटी की बात होती है कि हाईवेज बन जाते हैं, उसके बाद छोटी सड़कें बनती हैं, पर जो कनेक्ट होता है गांव के साथ या फिर किसी कॉलोनी के साथ अर्बन एरिया में, वो लास्ट जो सड़क होती है वो कभी नहीं ठीक होता। और इन सड़कों पर जैसे उन्होंने कहा लाइट्स ठीक नहीं होती, तो रात को जब बच्चियां घर जाती हैं सेफ्टी का भी इशू होता है, ये भी है। देखिए, अब जिस समय की बात आप बता रही हैं इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो जब पुराने शहर को आप व्यवस्थित करते हैं तो कई तरह के काम होते हैं, जब अभी सीवरेज का काम चल रहा है नमामि गंगे के अंतर्गत, फिर एक काम चलता है वाटर सप्लाई स्कीम्स का। ये सब साथ क्यों नहीं होता है? बार बार खुदाई होती है। देखिए स्मिता जी, आप भी समझते हैं जिस राज्य के लैंड, जिस राज्य का रेवेन्यू मॉडल एक बार में स्ट्रेंथन नहीं हो, जो कि अगर आप पूरा मेगा प्रोजेक्ट बनाते हैं तो आज के डेट में जब रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, वाटर सप्लाई स्कीम्स है, अगर सबको कंपाइल करके हम, ये नए शहर में होता है, पुराने साल में जब आप भी करते हैं तो निश्चित रूप से ये प्रॉब्लम्स आते हैं। ये सरकारी जवाब है। एक बार आप सड़क लगाएंगे, फिर बिजली वाला आके फिर खोदेगा, फिर अगले 3 महीने बाद पानी वाला खोदेगा। स्मिता जी, मैं आपको बता रहा हूँ, फिर केबल वाला खोदेगा। नमामि गंगे के बाद अब हम लोग और मलबा पड़ा रहेगा। नहीं, यूटिलिटी डक्ट के माध्यम से अब धीरे धीरे हम लोग स्ट्रेंथन कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने बगल में मंदिरी नाला बना रहे हैं आपके जस्ट, अब उसमें पूरा यूटिलिटी डक्ट यूज कर रहे हैं।
जो भी नए सड़क हम लोग बना रहे हैं उसमें निश्चित रूप से यूटिलिटी डक्ट यूज कर रहे हैं, जिसमें कि हम ये वाटर पाइपलाइन और जो अदर केबल्स के कनेक्शन है उसको उसी में डाल रहे हैं। लेकिन जो पुरानी सड़कें हैं डेफिनेटली अब एक बार सीवरेज का काम कंप्लीट हो जाएगा पटना में, तो फिर अभी तक क्या था कि पिछले 50 सालों में कई जिलों में तो था कि ड्रेनेज और सीवरेज अलग है, पर पटना के लोग ड्रेनेज और सीवरेज अलग अलग नहीं रखते थे। हम लोग एक ही में सब कुछ और वो सारा गंगा में जाके हाँ, तो अब तो ये चीज़ें चेंज हुई ना, यही तो मैं कह रहा हूँ कि कब कल क्या था और आज पूरे पटना में 500 करोड़ से सीवरेज लाइन अलग बना है। पहली बार मतलब 60-70 सालों में सीवरेज लाइन अलग नहीं था। पर कितने सालों से तो आपकी सरकार तो है। नहीं, आज हमारा नमामि गंगे से जो ड्रेनेज लाइन, पटना में जल जमाव की बात जो हमारे सबके लोग की समस्या थी, हम लोग यहाँ बैठे हैं, एक समय था कि पूरा पटना डूबता था। आज हम लोग का जो पूरा इलाका है उसके कुछ जोन ही बचे हैं जो पानी में डूबते हैं। और जो बहन ने जो विषय उठाया, निश्चित रूप से लाइट, आज 86,000 स्ट्रीट लाइट पटना में लगे हैं। पहले पटना में कूड़ा का जो ढेर होता था, लोग गाड़ियों से गिरते हुए कूड़े को देखते थे, आज घर घर से कूड़ा कलेक्ट हो रहा है। ये पटना का बदलाव है, लोगों ने देखा है इस चेंज को। आज हमारे यहाँ जो कूड़े के पॉइंट होते थे, बड़े अंबार कूड़े के नज़र आते थे, आज कम से कम हम कह सकते हैं कि कुछ पॉइंट को छोड़ के बड़े सेंटर सभी कूड़े के पॉइंट को अलग कर दिया गया। अब सीधे हम डंपिंग यार्ड में भेजने का काम शुरू कर दिए। तो चेंजेज है। आज हम स्ट्रीट लाइट की बात करें, आज कई गलियों में हम स्ट्रीट लाइट, लेकिन हम ये भी नहीं करें कि हम 100% एक्यूरेसी पे पहुंच गए। नितिन जी, आप पटना के से विधायक भी हैं, युवा भी हैं, संगठन में भी आप रहे हैं, छत्तीसगढ़ के प्रभारी भी रहे हैं। आपको नहीं लगता है कि आपके कार्यकर्ता युवा जिनसे हम मिलते हैं, आपके आवास पे भी मिलते हैं, वो लोग कहते हैं कि भाई हम लोग यहाँ बड़े भाई होके भी ज़िंदगी भर लगता है कसम खाएं कि छोटे भाई की भूमिका में रहेंगे, कब तक नीतीश जी को झेलेंगे? जो सवाल उठते हैं कि भाई उनका फिजिकल उम्र का हो तकाजा है, जो उनके उम्र हैं, जो मेंटल कंडीशन कहा जाता है ऑपोजिशन, तो कब तक आप लोग बड़े भाई होके भी यहाँ पे छोटे भाई का झुंझुना लेके घूमेंगे? नहीं, देखिए, आज के डेट में आपके ये सवाल हो सकते हैं। कोलिशन पॉलिटिक्स की रियलिटी को हम भी समझते हैं और हमारे कार्यकर्ता भी समझते हैं। डेफिनेटली हर आदमी पार्टी अपना विस्तार चाहती है, लेकिन वर्तमान में जिस प्रकार से नीतीश कुमार ने बिहार को लीडरशिप दिया है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता कि उनके लीडरशिप में ग्रोथ हुआ है, बिहार का डेवलपमेंट हुआ है। डेफिनेटली हर चीज़ का समय होता है, हम नहीं जानते ये समय कब आएगा, लेकिन डेफिनेटली पार्टी के वर्कर्स हों या कोई भी हो, सबके ये ध्यान में है कि भाजपा को पहले बिहार के लिए काम करना है, और जिस दिन बिहार मजबूत हो जाएगा निश्चित रूप से भाजपा का उदय हो जाएगा। सब कहते हैं कि जैसे उड़ीसा में नवीन पटनायक है, वैसे ही बिहार में नीतीश कुमार है। लोग जानते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन शायद वोट नहीं देंगे इस बार। अब वोट तो अभी लोकसभा चुनाव में भी मिला है, और जहाँ तक जिनको ये मुगालते में हैं वो अभी बस 3 महीने बाद 2-2 हाथ कर लेंगे। लेकिन नीतीश कुमार आज भी एक एक फोरम पे नज़र आते हैं। अभी माननीय अशोक जी कह रहे थे, प्रगति यात्रा में जब वो निकले, कौन ऐसा मुख्यमंत्री होगा जो 38 जिले में जाकर समीक्षा भी करता हो योजनाओं का, और योजनाओं की घोषणा करने के बाद विदिन अ मंथ उसको कैबिनेट सैंक्शन करा के योजनाओं को स्वीकृति देता हो। तो अगर उनकी तत्परता नहीं रहती, वो इस प्रकार से एक्टिव नहीं रहते, तो इतने सारे डिसीजंस और इतनी सारी एक्टिविटी नहीं कर पाते। तो आपको उम्मीद है कि एक दिन बीजेपी का मुख्यमंत्री बिहार में होगा? देखिए, उम्मीद के तो दुनिया कायम है, और मैं नीतीश कुमार की पार्टी के लोग भी को भी लगता होगा कि अगला बार नीतीश कुमार, और हम लोग भी चाहते हैं। तो ये तो समय है, और मैं ये मानता हूँ कि भाजपा हो या जदयू, दोनों को इस वास्तविकता को समझती है कि आज की सच्चाई यही है कि बिहार के विकास में दोनों की उपयोगिता है और दोनों को साथ चलना पड़ेगा। धन्यवाद पॉडकास्ट में आने के लिए नितिन जी। थैंक यू। Thank you for watching or listening to this edition of the ANI podcast with Smita Prakash. Do like or subscribe on whichever channel you have seen this or heard this. Namaste. Jai Hind. Click here to watch the previous episodes.